डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 से संबंधित है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो। तो आज का जो वीडियो है वह टॉप 20 MCQ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 है, जिसमें कि जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, बताया जाएगा, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि और आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, वायु श्रेणी की अचालक का सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो आपको एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें एक क्लास में बताया गया था कि निम्न अचालक की श्रेणी तथा उनका सुरक्षित तापमान, और साथ में एग्जाम्पल भी बताया गया था। तो यहाँ पे वायु श्रेणी का जो अचालक होगा उसका सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। जो अचालक की जो श्रेणी होती है YAEBFSC, इतनी श्रेणी होती है। तो यहाँ पे वायु श्रेणी के अचालक का सुरक्षित तापमान पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पोर्सलिन का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। पोर्सलिन का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वह होता है किलो वोल्ट प्रति mm। किलो वोल्ट प्रति mm, पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कोई पूछ देता है कि वो जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उसका मात्रक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है किलो वोल्ट प्रति mm होता है। तो ये सब जितना भी ऑप्शन दिया है, मान के लास्ट में जो मात्रक है किलो वोल्ट प्रति mm होगा। तो यहाँ पे जो मात्रक है सबके लास्ट में वो कितना है, किलो वोल्ट प्रति mm। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पहला दिया है 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm, ये एबोनाइट का होता है। दूसरा जो दिया है 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति mm, ये तेल का होता है। और तीसरा जो दिया 1 से 10 किलो वोल्ट प्रति mm, यह कागज़ का होता है। और चौथा जो दिया है यह पोर्सलिन का होता है। तो पोर्सलिन का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है कितना होता है, 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति mm। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है। न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि किसी भी पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो जो परमाणु क्रमांक जिसका 1 होगा, परमाणु क्रमांक बराबर होता है जब अनावेशित परमाणु है, कोई परमाणु है या कोई पदार्थ है जिस पे कोई आवेश नहीं है, उस अवस्था में उस पदार्थ का जो परमाणु क्रमांक है वह उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक तांबे के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जो अनावेशित पदार्थ या अनावेशित कोई परमाणु है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, न धन आवेश है न ऋण आवेश है, उस अवस्था में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है, वही उसकी प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। तो एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 29। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है चमकने से, उत्पन्न प्रभाव से, विद्युत झटके से, चटकने की ध्वनि से। तो जो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता चलता है हमें उसके उत्पन्न प्रभाव से, जैसे बल्ब का जलना, पंखे का चलना इत्यादि। जैसे हम बल्ब को स्विच ऑन किए, अगर विद्युत धारा उस कंडक्टर से बल्ब तक पहुंच रही है तो वहाँ क्या होगा, बल्ब जलेगा, प्रकाश देगा। उस स्थिति में विद्युत धारा का प्रभाव क्या है कि बल्ब जल गया और प्रकाश हमें मिल गया। तो प्रकाश की उपस्थिति बताता है कि विद्युत धारा है, तो उसके वहाँ पे क्या हो गया, उसके प्रकाश के द्वारा उत्पन्न प्रभाव से हमें पता चला कि प्रकाश की उपस्थिति है।
बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है, तो बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? कठोर तांबा। कठोर खिंचा हुआ तांबा कई बार पूछा गया है और पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है कठोर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इबोनाइट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? इबोनाइट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो इबोनाइट में जो सल्फर की मात्रा होती है वह 30 से 40% होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है तो इसको दिमाग में रखिएगा। इबोनाइट में जो सल्फर की मात्रा होती है 30 से 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कहने का मतलब कि चालक है जिसमें धारा प्रवाह हो सकती है। तो देखिए रबर, एबोनाइट, बेकेलाइट ये सब क्या है? कुचालक हैं। यहाँ पे जो तांबा है यह आपका क्या है? सुचालक पदार्थ है जिसमें धारा प्रवाह हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है? उसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बन जो है जैसे प्रतिरोध, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, यानी ऐसा पदार्थ जिसका ताप गुणांक क्या हो? ऋणात्मक हो। ताप गुणांक ऋणात्मक होने की वजह से RT इज इक्वल टू क्या आता था? RT इज इक्वल टू R01 माइनस अल्फ़ा टी के बराबर। अगर ताप गुणांक हमारा ऋणात्मक है तो माइनस हो जाएगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो उस स्थिति में जो कार्बन है उसका ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कार्बन का ताप गुणांक ऋणात्मक होने की वजह से इसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है? ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का लाभ है, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, अधिक लचीलापन। अधिक लचीलापन, जो आदर्श जो चालक होगा उसमें लचीलापन अधिक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? अब देखिए हमें ध्यान यह देना है कि अचालक है या अचालक नहीं है, क्या पूछ रहा है पेपर, जो क्वेश्चन आएगा पेपर में उसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि पूछ क्या रहा है और उसके द्वारा जो पूछा जा रहा है, क्या जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में वही चीज़ है मैच कर रही जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? तो देखिए बेकेलाइट, रबर, माइका ये सब क्या है? अचालक है। कार्बन क्या है? यह अचालक नहीं है। कार्बन किस श्रेणी में आता है? सेमीकंडक्टर श्रेणी में आता है। अर्धचालक श्रेणी में इसको रखा गया है कार्बन को, जिसका ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अचालक पदार्थों का ताप गुणांक होता है। अचालक पदार्थों का ताप गुणांक क्या होता है? तो अचालक पदार्थों का ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। अचालक पदार्थ का ताप गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक। जबकि चालक पदार्थों का ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक। तो यह चीज़ें ऐसे क्लियर होंगे कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ पढ़िए क्वेश्चन को कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे अचालक पदार्थों का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा है। अब देखिए प्रयुक्त ऊर्जा जो आपका निकलेगा तो वह हो जाएगा, इसको ई से प्रदर्शित करेंगे। ई इज इक्वल टू होता है VIT। किसी हीटर द्वारा कितने समय में कितनी ऊर्जा प्रयुक्त की जा रही है, इज इक्वल टू VIT। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, VI क्या होता है? यह पावर होता है P इंटू टी के बराबर। P इंटू टी के बराबर P इंटू टी यानी पावर। पावर कितना है? 1.5 किलोवाट। तो हम इसको क्या करें? 1.5 किलोवाट है तो किलोवाट को हम किस में बदल देंगे? वाट में बदल देंगे। तो 1000 से क्या किया यहाँ पे? अब देखिए 1000 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद टी कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? 5 मिनट में, तो हम सेकंड से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे आपका। यह हो गया 60,000, फिर ये लगभग आ जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे 60,000 हो गया। 60,000 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख हो गया। 3 लाख में जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4,5 यानी 4,50,000। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि यह जो ऑप्शन दिया है यह सही नहीं है। तो या तो लास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए था, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तब सही होता। या यह जो चीज़ लिखा है यहाँ पे होना चाहिए था
450000 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? 450000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड के श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तो कुल धारिता कितनी होगी? अगर देखिए कैपेसिटर को अगर हम श्रेणी के क्रम में लगाएंगे तो कैपेसिटर के श्रेणी और समांतर का जो फार्मूला है वहाँ पे रेजिस्टेंस के केस का विपरीत होता है। अगर रेजिस्टेंस को हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो RT बराबर R1 प्लस R2, लेकिन कैपेसिटर को अगर समांतर में जोड़ेंगे तो वही फार्मूला CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लग जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो जो फार्मूला लगेगा रेजिस्टेंस का समांतर क्रम का फार्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? CT इज इक्वल टू 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यह आ जाएगा 4/2 यानी 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कैपेसिटर और आपका ये पावर, जैसे दो बल्ब को श्रेणी क्रम में लगा दिया तो कितना टोटल पावर होगा, दो बल्ब को समांतर क्रम में लगा दिया कितना टोटल पावर होगा, या 4 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया कुल धारिता कितनी होगी, और 4 कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ दिए कितनी धारिता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है। तो जो चालक का धारा घनत्व होता है वो जो करंट डेंसिटी होता है उसे J से प्रदर्शित करते हैं। J इज इक्वल टू होता है I/A, J इज इक्वल टू I/A होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह है। यहाँ से आप धारा घनत्व का मात्रक भी निकाल सकते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक चालक में धारा घनत्व क्या दर्शाएगा? प्रति एकल क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रति एकल द्रव्यमान में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रति एकल लंबाई में प्रवाहित होने वाली धारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति एकल क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, DC आपूर्ति तंत्र की तुलना में AC आपूर्ति तंत्र में लाभ क्या है? तो देखिए DC और AC का कंपैरिजन करेंगे तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें मिलेगा, जो बेस्ट एडवांटेज मिलता है वो स्विचिंग की लागत कम होना, स्विचिंग की लागत कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खुला परिपथ प्रतिरोध कितना होता है? आपको पता है कि खुला परिपथ प्रतिरोध जब पूछा जा रहा है तो खुले परिपथ में जो धारा होता है वो क्या होता है? धारा हमारा 0 के बराबर होगा। और जब धारा 0 होगा तो धारा, जब किसी परिपथ में धारा नहीं बह रही है, 0 है, तो वहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग क्या मान लेते हैं? प्रतिरोध को अनंत मान लेते हैं। प्रतिरोध को क्या मान लिया जाता है? अनंत मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लघु परिपथ प्रतिरोध कितना होता है? तो लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो धारा होती है वह क्या होती है? अनंत होती है। जब धारा अनंत होगा तो उस केस में जो रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 के बराबर। रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैपेसिटर में संचित ऊर्जा कितनी होती है? तो कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है उसको U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर होता है ½CV²। इसको याद रखिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि एक कैपेसिटर है, इतने वोल्ट सप्लाई के साथ उसको जोड़ दिया गया, तो उस कैपेसिटर में संचित या स्टोर एनर्जी कितना होगा? U बराबर ½ CV² के बराबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।